जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डिवाइन टीचर में। और प्यारे दोस्तों, आज हम फिर हाजिर हैं उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्जाम से संबंधित हिंदी के 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर। तो दोस्तों, आज का ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है। इससे पहले हम एक प्रैक्टिस सेट आपको पढ़ा चुके हैं। यदि आप उसे देखना चाहते हैं तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहाँ जाकर उसे देख सकते हैं। तो दोस्तों, चलते हैं आज के प्रैक्टिस सेट नंबर 2 के पहले क्वेश्चन की तरफ। और पहले प्रश्न में कहा गया है कि 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। तो यह पंक्ति किसकी है? तो दोस्तों याद रखना, यह पंक्ति कबीरदास जी की है। किसकी है? कबीरदास जी की। और जो कबीरदास जी की जो वाणियां हैं उनका संग्रह किसमें किया गया है? तो उनका जो संग्रह किया गया है दोस्तों, वो बीजक में किया गया है। किसमें किया गया है? बीजक। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कबीरदास जी की वाणियों का संग्रह क्या कहलाता है दोस्तों? तो बीजक कहलाता है। और बीजक को दोस्तों 3 भागों में बांटा गया है। एक याद रखेंगे आप दोस्तों शाखी, क्या रखेंगे? शाखी। और एक याद रखेंगे आपका शबद, और एक याद रखेंगे रमेनी। तो शाखी, शबद, रमेनी, इन तीनों के संग्रह को कहा जाता है बीजक। ठीक है। और वो किसकी वाणियों का संग्रह है दोस्तों? तो कबीरदास जी की वाणियों का संग्रह है। इसके बाद में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर प्रश्न पूछा जाता है कि कबीरदास जी की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो कबीरदास जी की जो मृत्यु हुई थी दोस्तों, वो मगहर में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? मगहर में। और एक क्वेश्चन आप और याद करिएगा कबीरदास जी से संबंधित कि कबीरदास जी को किस शाखा का प्रतिनिधि कवि कहा जाता है? तो याद रखना है कि ज्ञान श्रेय शाखा। तो ज्ञान श्रेय शाखा का प्रतिनिधि कवि किसको कहा जाता है? तो कबीरदास जी को कहा जाता है। ठीक है। दूसरी बात, ये निर्गुण काव्यधारा के कवि हैं। तो निर्गुण काव्यधारा के कवि कौन है? कबीरदास जी हैं। ठीक। उसके बाद में अगर आप यहाँ पर देखते हैं मलिक मोहम्मद जैशी को, तो मलिक मोहम्मद जैशी को कहा जाता है प्रेमाश्रयी। याद रखना, प्रेमाश्रयी शाखा का प्रतिनिधि कवि। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रेमाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि किसे कहा जाता है? तो मलिक मोहम्मद जैशी को कहा जाता है। इनकी रचना पूछी जाती है तो दोस्तों याद रखना, आखिरी कलाम। क्या है सर? आखिरी कलाम। आखिरी कलाम इनकी रचना है। और एक इनकी रचना बहुत प्रसिद्ध है दोस्तों, पद्मावत। क्या है? पद्मावत। और एक है अखरावट। तो आखिरी कलाम, पद्मावत और अखरावट, ये किसकी रचनाएं हैं? मलिक मोहम्मद जैशी की। और मलिक मोहम्मद जैशी को प्रेमाश्रयी शाखा का प्रतिनिधि कवि कहा जाता है। जबकि ज्ञानाश्रयी शाखा का प्रतिनिधि कवि किसे कहते हैं? तो कबीरदास जी को कहते हैं। इसके बाद अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न क्या है? तो इसमें कहा गया है कि हमारे देश में जयचंदों की कमी नहीं है। तो जयचंद शब्द संज्ञा के किस भेद के अंतर्गत आता है? तो आप यहाँ पर अच्छी तरह से याद कर लेंगे कि यहाँ पर जो जयचंद है दोस्तों, वो जातिवाचक है। क्योंकि अगर हम इस वाक्य को ध्यान से पढ़ें तो इसमें कहा गया है कि हमारे देश में जयचंदों की कमी नहीं है। तो इसका अर्थ है कि जयचंद का मतलब गद्दारों की कमी नहीं है। क्योंकि जब भारत में मोहम्मद गोरी ने भारत में एंट्री की थी तो किसकी वजह से की थी? जयचंद की वजह से की थी। और इसकी गद्दारी की वजह से ही पृथ्वीराज चौहान जो तृतीय थे वो हार गए थे। ठीक है। तो इसलिए इसको गद्दार के रूप में जाना जाता है। तो जो गद्दार शब्द है दोस्तों, वो किस में आता है? जातिवाचक में आता है। इसके हिसाब से अगर आप देखेंगे सेंटेंस, जैसे कहा हमारे देश में अभी हरीशचंद जिंदा हैं। तो यहां पर आप देखेंगे हमारे देश में हरिश्चंद्र क्या है दोस्तों? जिंदा हैं। तो यहां पर हरिश्चंद्र शब्द क्या है? तो यहां हरिश्चंद्र का मतलब होता है दोस्तों सत्यवादी, यानी सच बोलने वाले। यानी अभी हमारे देश में हरिश्चंद्र जिंदा है, इसको तो सच बोलने वाले जिंदा हैं। तो इसका तो हरिश्चंद्र जो है दोस्तों, वो जातिवाचक है। अब जैसे आपने सुना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि विभीषण से बचो। तो यहाँ विभीषण का मतलब होता है सर घर के भेदियों से बचो। तो विभीषण क्या सर? एक जातिवाचक शब्द है। तो विभीषण की बात करें, हरिश्चंद्र की बात करें, जयचंद की बात करें, तो ये जो शब्द है दोस्तों, ये जातिवाचक के लिए इस्तेमाल किए गए हैं। तो यहाँ पर जो जयचंद शब्द होगा वो दोस्तों किस में आएगा? जातिवाचक में आएगा। ठीक है। इसके बाद अगर हम आगे देखते हैं तो अगला प्रश्न है, निष्काम का संधि विच्छेद बताइए। तो आपको याद करना है, जो निष्काम शब्द है इसमें दोस्तों विसर्ग संधि है। कौन सी संधि है? विसर्ग संधि। और आप याद कर लेना कि अगर किसी शब्द के बीच में ये बड़ा सा है, ये छोटा सा है और ये षटकोण वाला सा है, अगर ये किसी शब्द के बीच में आधे आते हैं, क्या आते हैं दोस्तों? आधे। तो वहां पर कौन सी संधि होगी? तो वहां पर आपकी विसर्ग संधि होगी। जैसे यहां पर मैं शब्द लेता हूं तो दोस्तों ये क्या लिखा है? निश्चय लिखा है। मैंने आपके सामने यहाँ पर क्या लिखा दोस्तों? पुस्तक लिखा है ना। यहाँ पर लिखा दुष्कर्म। क्या लिखा? दुष्कर्म लिखा। तो इन सभी शब्दों में दोस्तों आपकी कौन सी संधि है? विसर्ग संधि है। अब यहाँ पूछा गया कि निष्काम का संधि विच्छेद बताइए। तो दोस्तों निष्काम का जो संधि विच्छेद होगा वो निहि जमा काम होगा। निहि क्या होगा? निहि जमा काम। अब इसको थोड़ा सा हम डिटेल से समझते हैं कि हाँ सर ये कैसे बना। इसको थोड़ा सा हम डिटेल से समझते हैं, बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे। देखिए, अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर लिखा है दोस्तों निहि और विसर्ग, उसके बाद में काम। इसको समझिए ध्यान से। अगर हम देखेंगे तो विसर्ग है। विसर्ग से पहले क्या सर? इसमें छोटी ई है, उसके बाद में क्या है दोस्तों? क है।
तो नियम ये कहता है विशेष संधि का कि विसर्ग से पहले छोटी ई हो या छोटा ऊ हो और विसर्ग के बाद में कै या ख या पै या फै में से कोई एक वर्ण हो तो सर इसके स्थान पर षटकोण वाला स हो जाता है, वो भी आधा। तो जब इसको बनाएंगे तो न ई आधा षटकोण वाला श और ये आपका काम। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका निष्काम। क्या हो जाएगा? निष्काम। जैसे एक एग्जाम्पल और देखते हैं, जैसे मैंने कहा दु विसर्ग कर्म। क्या बोला सर? दु प्लस कर्म। तो यहाँ देखेंगे विसर्ग से पहले क्या है? छोटा ऊ है, उसके बाद में कै है, तो इसके स्थान पर आधा षटकोण हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका दुष्कर्म। क्या बन जाएगा दोस्तों? ये दुष्कर्म बन जाएगा। तो यहाँ पर आपको एक नियम बहुत ही इंपॉर्टेंटली याद करना है कि नियम ये कहता है कि अगर विसर्ग से पहले छोटी ई हो या फिर छोटा ऊ हो, उसके बाद में आपका कै हो या ख हो या पै हो या फिर क्या हो दोस्तों? फै, तो इसके स्थान पर षटकोण वाला स हो जाता है, वो भी आधा। कैसा हो जाता है दोस्तों? आधा। तो इस तरीके से निष्काम का जो संधि विच्छेद होगा दोस्तों वो निहि जमा काम होगा। इसके बाद में हम आगे की तरफ बढ़ लेते हैं, अगला इंपॉर्टेंट समझते हैं। अगला क्वेश्चन है अनुगमन में समास है, तो आप याद करेंगे अनुगमन में जो समास है दोस्तों वो है अव्ययीभाव समास। कौन सा समास है? अव्ययीभाव समास। क्योंकि यहाँ पर अनु क्या है दोस्तों? तो अनु अव्यय है। क्या है? अनु अव्यय। तो जिसका पहला पद क्या होता है? अव्यय होता है, उसे कहते हैं अव्ययीभाव समास। दूसरी बात, अव्ययीभाव समास की पहचान ये है जिसका पहला पद प्रधान हो। क्या हो? पहला पद क्या हो? प्रधान हो, उसे क्या कहा जाता है दोस्तों? अव्ययीभाव समास कहा जाता है। दूसरी बात, अव्ययीभाव समास की पहचान याद रखना, जैसे हम बात करेंगे दोस्तों ये अनुदिनम लिखा, तो अनुदिनम का मतलब होता है दिन के अनुसार। यहाँ पर मैंने कहा सर यथाशक्ति, तो इसका अर्थ है शक्ति के अनुसार। यहाँ मैंने कहा सर यथाक्रम, तो यहाँ पर अर्थ होगा सर क्रम के अनुसार। तो यहाँ क्रम के अनुसार, शक्ति के अनुसार और दिन के अनुसार, यहाँ है जाने के अनुसार यानी गमन के अनुसार। तो दोस्तों यहाँ पर होगा अव्ययीभाव समास। एक इंपॉर्टेंट बात और याद कर लीजिएगा कि अगर सेम शब्द आते हैं, जैसे बात करते हैं यहाँ पर गांव गांव, तो गांव गांव की बात करेंगे तो सर गांव गांव में कौन सा समास है? तो याद रखेंगे अव्ययीभाव समास है। यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर लिखा है गली गली, तो गली गली में कौन सा समास है? तो भी अव्ययीभाव समास है। शहर शहर, घर घर, इन सब में अव्ययीभाव समास होता है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगले क्वेश्चन में कहा गया है कि लिंग की दृष्टि से दही क्या है? तो सर ये बहुत बार पूछा जाता है। हम लोग सोचते हैं कि दही जमाई जाती है, दही खाई जाती है, लेकिन सर ये गलत है। दही हमेशा जमाया जाता है, तो इसलिए ये सर आपका क्या होगा? पुल्लिंग होगा। क्या होगा? पुल्लिंग होगा। ठीक है, तो दही पुल्लिंग है, आप याद करना। घी भी पुल्लिंग है, आपका दूध भी पुल्लिंग है। ठीक है, जबकि बात करते हैं छाछ, जिसको छाछ कहते हैं, छाछ, तो छाछ दोस्तों स्त्रीलिंग है। ठीक है, जैसे मोती शब्द आता है तो मोती देखने में स्त्रीलिंग लग रहा है, लेकिन मोती क्या है दोस्तों? आपका पुल्लिंग है। तो घी, दूध, मोती और दही ये दोस्तों पुल्लिंग है, जबकि बात करते हैं छाछ, तो छाछ क्या है? आपकी स्त्रीलिंग है। इसके बाद में अगले प्रश्न की तरफ बढ़ लेते हैं। अगला प्रश्न है अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? तो दोस्तों ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है। अपभ्रंश का जो वाल्मीकि कहा जाता है वो कहा जाता है किसको? स्वयंभू को कहा जाता है। किसको कहा जाता है दोस्तों? स्वयंभू को कहा जाता है। और यहाँ पर आप याद करिएगा कि स्वयंभू की प्रसिद्ध रचना बताइए, तो दोस्तों ये है पऊम चरु। क्या है? पोम चरु। तो इनकी प्रसिद्ध रचना है पऊम चरु। ठीक है, और याद रखना इन्हें आदि कवि भी कहा जाता है, या फिर आप कह सकते हैं कि अपभ्रंश का महाकवि किसे कहते हैं? तो स्वयंभू को कहते हैं। अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहते हैं? तो स्वयंभू को कहते हैं। इनकी प्रसिद्ध रचना बताइए, तो दोस्तों ये है पऊम चरु है। दूसरी बात आप यहाँ पर देखेंगे तो ये अपभ्रंश है, तो अपभ्रंश जो भाषा है ये दोस्तों इसे जननी कहा जाता है। किसे? हिंदी की। तो हिंदी की जननी किसे कहते हैं? ये भी आप याद रखेंगे। तो हिंदी की जननी अपभ्रंश भाषा को कहा जाता है, क्योंकि हिंदी का जो विकास हुआ है दोस्तों वो अपभ्रंश भाषा से हुआ है। ये भी आप याद करिएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ लेते हैं। अगले प्रश्न में क्या कहा गया है? उसने उसे छल से पराजित किया। ठीक है, तो इसमें पूछा गया है कि उसने उसे किससे पराजित किया? छल से पराजित किया। तो इसमें कौन सा कारक है? क्या कर्ता कारक है, कर्ण कारक है, कर्म कारक है या अपादान कारक है? तो आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, उसने उसे पराजित किया। किसके द्वारा पराजित किया दोस्तों? छल के द्वारा पराजित किया। ठीक है, तो जहां पर किसी चीज का सहारा लेकर के काम पूरा किया जाता है वहां पर होता है कर्ण कारक। कौन सा कारक होता है? कर्ण कारक। जैसे मैं साइकिल से बाजार गया, तो मैंने बाजार जाने के लिए किसका सहारा लिया दोस्तों? साइकिल का सहारा लिया। तो जहां क्रिया को करने के लिए कर्ता किसी चीज का सहारा लेता है तो दोस्तों वहां होता है कर्ण कारक। तो इस तरीके से यहां पर होगा दोस्तों कर्ण कारक। और कर्ण कारक का जो विभक्ति होती है वो होती है से, वो भी किसके अर्थ में? द्वारा के अर्थ में होती है। तो यहाँ जो पराजित किया वो किसके द्वारा किया सर? छल के द्वारा किया, इसलिए यहां पर होगा कर्ण कारक। इसके बाद में अगले प्रश्न की तरफ बढ़ लेते हैं दोस्तों। अगले प्रश्न में क्या कहा गया है? तो अगले प्रश्न में कहा गया है राम रोटी नहीं खाता है, इस वाक्य का कर्मवाच्य रूप क्या होगा? तो इसे कर्मवाच्य में आपको बदलना है। तो राम रोटी नहीं खाता है। ठीक है, अब ये कर्मवाच्य क्या होता है? तो यहाँ पर ध्यान से समझेंगे बहुत अच्छी तरह से कि जो वाच्य होते हैं दोस्तों वो तीन प्रकार के होते हैं। एक वाच्य होता है दोस्तों जिसको कहते हैं कर्ता या कृतवाच्य,
दूसरा होता है दोस्तों आपका कर्मवाच्य, और तीसरा होता है दोस्तों आपका भाववाच्य। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर देखें तो कर्तावाच्य किसे कहते हैं? जब क्रिया कर्ता के अनुसार प्रयोग में आती है तो होता है कर्तावाच्य, और जब क्रिया कर्म के अनुसार प्रयोग में आती है तो उसे कहते हैं कर्मवाच्य। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर कर्मवाच्य पूछा, ठीक है, तो राम रोटी नहीं खाता है। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे राम से रोटी खाए जाते हैं, तो सर जब इसमें नहीं है तो यहाँ भी नहीं आना चाहिए, इसलिए पहला वाला गलत होगा। अगला है राम ने रोटी खाई, तो यहाँ नहीं है तो यहाँ भी नहीं होना चाहिए, तो ये भी नहीं होगा। राम रोटी खाएगा तो सर इसमें नहीं का प्रयोग हुआ है, तो नहीं का प्रयोग भी उस वाले सेंटेंस में होना चाहिए, तो सर ये भी नहीं होगा। इस तरीके से सर केवल यही उत्तर होगा। क्यों? क्योंकि राम से रोटी नहीं खाई जाती है, तो नहीं का प्रयोग इसमें हुआ, नहीं का प्रयोग इसमें हुआ। तो आप एक तो पहचान ये कर सकते हैं। दूसरी पहचान, अगर आप यहाँ पर अगर आप कर्ता बदल लेते हैं, कर्ता मेल से फीमेल कर लेते हैं, फीमेल मतलब सीता कर लेते हैं, तो सीता से रोटी नहीं खाई जाती तो भी यही रहेगा। मैंने कहा सर उनसे रोटी नहीं खाई जाती तो भी यही रहेगा। तो यहाँ पर अगर आप सब्जेक्ट चाहे तो पुल्लिंग कर लें, चाहे स्त्रीलिंग, और चाहे एक वचन कर ले चाहे बहुवचन, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसी को कहते हैं दोस्तों कर्मवाच्य। अर्थात जो क्रिया आई है दोस्तों वो कर्म के हिसाब से आई है, ना कि कर्ता के हिसाब से। चाहे तो आप यहाँ सीता रख ले तब भी यही रहेगा, आप वे रख ले तब भी यही रहेगा, आप उनसे रख ले तब भी यही रहेगा। तो आप यहाँ पर कर्ता चेंज कर ले, लेकिन क्रिया पे किसी प्रकार का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसलिए यहाँ पर होगा दोस्तों कर्मवाच्य। अगर कर्ता से क्रिया पर फर्क पड़े तो वहां होता है कर्तावाच्य, और जहां कर्ता से क्रिया पर कोई फर्क ना पड़े अर्थात कर्म से फर्क पड़े तो वहां पर होता है कर्मवाच्य। ठीक है दोस्तों, और वैसे भी आप इससे पहचान कर सकते थे। इसके बाद में दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगले प्रश्न में है अरुणिमा में कौन सा प्रत्यय है? तो दोस्तों यहां पर पूछा है अरुणिमा में कौन सा प्रत्यय है, तो देखेंगे इसे पढ़ेंगे ध्यान से। अरुणिमा, तो इसमें आया ईमा, तो दोस्तों इसमें कौन सा प्रत्यय है? ईमा प्रत्यय है। कौन सा? ईमा प्रत्यय है। ठीक है, जैसे सुसीमा, सुसीमा में भी दोस्तों ईमा प्रत्यय है, तो याद रखेंगे इसमें कौन सा प्रत्यय आएगा दोस्तों? ईमा प्रत्यय आएगा। ठीक है, और याद रखेंगे सर प्रत्यय किसे कहा जाता है? तो प्रत्यय वो होते हैं जो किसी शब्द के अंत में जुड़ते हैं। ठीक है, तो किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, उन्हें कहते हैं प्रत्यय। ठीक, इसके बाद में यहां पर आगे चलते हैं कि पंडित का पर्यायवाची नहीं है। तो दोस्तों इसको आप अच्छी तरह से याद करेंगे कि पंडित का कौन सा पर्यायवाची नहीं है। तो पंडित का दोस्तों कोविद भी पर्यायवाची होता है, बुध भी पर्यायवाची होता है, और दोस्तों प्राग भी पर्यायवाची होता है। और पंडित का दोस्तों मनीषी, याद रखना मनीषी भी पंडित का पर्यायवाची है, विद्वान भी पंडित का पर्यायवाची है। ठीक है, ये विद्वान भी पंडित का पर्यायवाची है। लेकिन दोस्तों दामिनी ये पंडित का पर्यायवाची नहीं है, बल्कि दामिनी जो है ये बिजली का पर्यायवाची है। किसका? ये बिजली का पर्यायवाची है। ठीक है, यहां पर याद करेंगे बिजली का पर्यायवाची होता है चपला। क्या होता है? चपला। इसका पर्यायवाची होता है दोस्तों आपका क्षण भर। क्या होता है? क्षण भर। तो याद करेंगे कि पंडित का जो पर्यायवाची नहीं है दोस्तों वो दामिनी नहीं है, क्योंकि दामिनी बिजली का पर्यायवाची है। किसका पर्यायवाची है दोस्तों? बिजली का पर्यायवाची है। प्रश्न है अधोलिखित में कौन एक घर का पर्यायवाची है? तो आपको बताना है कि कौन सा घर का पर्यायवाची है। तो घर का पर्यायवाची अयन है, मयन है, चयन है या घरन है? तो दोस्तों हमें लग रहा होगा घरन, तो घरन नहीं है, इसका होगा दोस्तों आपका अयन। क्या होगा? अयन होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है सर। घर के पर्यायवाची और क्या क्या है? तो आप देखेंगे गृह है, आप देखेंगे दोस्तों आपका भवन है, आप देखेंगे निकेतन, ये याद रखना निकेतन। और घर का पर्यायवाची दोस्तों आपका मंदिर भी होता है, घर का पर्यायवाची दोस्तों आपका धाम भी होता है। क्या होता है? धाम। तो अयन है, धाम है, गृह है, भवन है, निकेतन है, मंदिर है, ये सब किसके पर्यायवाची हैं दोस्तों? ये सारे के सारे दोस्तों घर के ही पर्यायवाची हैं। और याद रखना ये आलय माने भी क्या होता है दोस्तों? घर होता है। क्या होता है? आलय माने घर। तो याद रखेंगे गृह, भवन, निकेतन, मंदिर, धाम और आलय और अयन ये सब घर के पर्यायवाची हैं, जबकि इनमें से कोई सा भी घर का पर्यायवाची नहीं है। तो आपका उत्तर होगा पहला। इसके बाद में अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न में क्या कहा गया है? हाथी की पीठ पर रखे जाने वाला जो आसन होता है उसके लिए एक शब्द बताइए, उसे क्या कहते हैं? तो आप इसको याद कर लीजिएगा। हाथी की पीठ पर रखे जाने वाला जो आसन होता है उसे होदा कहते हैं। क्या कहते हैं? होदा। जो हाथी की पीठ देखी होगी सर, हाथी की पीठ पर रखे जाने वाला जो आसन होता है उसे क्या कहते हैं? उसे होदा कहते हैं। जबकि बात करते हैं यहाँ पर बख्तर, क्या होता है सर? बख्तर। बख्तर ये बहुत फेमस है। तो आप देखेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे जो सैनिक होता है जब युद्ध लड़ने जाता है तो उससे पहले वो किसका? लोहे का बना हुआ कवच पहनता है। तो लोहे का जो कवच होता है उसे बख्तर कहते हैं। क्या कहते हैं? बख्तर। और जो घोड़े की जो पीठ पर रखा होता है उसे सर आपका कहते हैं जीन, और जिससे वो बंधा होता है उसे कहते हैं काठी। क्या कहते हैं? काठी। तो इसमें पूछा गया कि हाथी की पीठ पर रखे जाने वाले आसन को क्या कहते हैं दोस्तों? याद रखेंगे होदा। क्या कहते हैं? होदा कहते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ लेते हैं सर। अगला प्रश्न क्या है? आंखें बिछाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो सर यहाँ पर अगर देखेंगे तो आंखें बिछाना, तो यहाँ पर दिया है प्रायश्चित करना, अपेक्षा करना, आंखें थक जाना या हृदय से आदर करना। तो दोस्तों किसी के लिए आंखें बिछाने का मतलब होता है उसका हृदय से क्या करना? आदर करना। ठीक है, ये आप जरूर से याद करेंगे। और इस
इस मुहावरे का जो आप अर्थ बताएंगे दोस्तों वो कमेंट्स में बताएंगे। इस मुहावरे का आप याद रखना, आंखें फेरना, आंखें फेरने का क्या अर्थ है, इसका जवाब आप कमेंट्स बॉक्स में देंगे सर। इसके बाद में अगले प्रश्न की तरफ बढ़ लेते हैं। तो अगले प्रश्न में क्या कहा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है। क्या है दोस्तों, तद्भव। तो यहां पर आप याद रखेंगे कि शुद्ध संस्कृत के शब्दों को कहा जाता है तत्सम, ठीक है, और उनका जो हिंदी में आप मतलब बताते हैं उन्हें कहा जाता है तद्भव। क्या कहा जाता है, तद्भव। तो अगर आप देखेंगे तो व्याघ्र एक संस्कृत का शब्द है, तो व्याघ्र का हिंदी में मतलब होता है बाघ। भ्रमर माने होता है दोस्तों भोरा। क्या होता है, भोरा। और क्षीर को कहते हैं खीर, तो हिंदी में क्षीर को कहते हैं खीर। तो आप देखेंगे ये भी संस्कृत का है, ये भी संस्कृत का, ये भी किसका है, संस्कृत का है, अर्थात ये सब तत्सम है। तो केवल तद्भव क्या बचा, कोयल बचा, क्योंकि कोयल को संस्कृत में कहते हैं कोकिल। क्या कहते हैं दोस्तों, तो कोकिल कहते हैं। क्या कहते हैं, कोकिल। तो याद रखेंगे तद्भव इसमें से केवल एक होगा जिसका नाम है कोयल, क्योंकि कोयल को संस्कृत में कोकिल कहा जाता है। इसके बाद में अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगले प्रश्न में कहा गया है, आकाश में बादल छाए हुए हैं, कौन सा शब्द रेखांकित शब्द का पर्याय नहीं है। तो आपको दिखना है, तो इसमें रेखांकित शब्द कौन सा है दोस्तों, तो आपका बादल है। तो आपको बताना है बादल का इनमें से कौन सा पर्यायवाची नहीं है, बादल का। तो देखिए बादल को जलधर भी कहा जाता है, क्योंकि जल को धारण करता है। इसको मेघ भी कहा जाता है, इसको पयोधर भी कहा जाता है, ठीक। लेकिन दोस्तों बादल को वाग्देवी नहीं कहा जाता, क्योंकि वाग्देवी ये सरस्वती का पर्यायवाची है। किसका, सरस्वती। तो सरस्वती देवी का पर्यायवाची बताइए तो क्या है, वाग्देवी। इसलिए याद रखेंगे पयोधर है, मेघ है, जलधर है और बादल है, ठीक है। तो ये सब किसके पर्यायवाची हैं, सब बादल के पर्यायवाची हैं, ठीक। इसके बाद में अगले प्रश्न पर चलते हैं। यहां पर कहा गया है ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा से संबंधित है। तो देखिए यहां पर ऑप्शन दिए गए ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो दोस्तों ज्ञानपीठ पुरस्कार क्या हिंदी से संबंधित है, संस्कृत से संबंधित है, या तमिल से, या संविधान की 8वीं अनुसूची की सभी भाषाओं से। तो सर इसका जो सही जवाब होगा वो जवाब होगा सर आपका चौथा, संविधान की सभी 8वीं सूची में जितनी भाषाएं उन सब से संबंधित है। अगर हम देखेंगे संविधान की जो 8वीं अनुसूची है इसमें दोस्तों 22 भाषाओं का जिक्र किया गया है। कितनी भाषाओं का, 22। तो इन्हीं सभी भाषाओं में ये ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। अब आप याद रखना कि भारतीय साहित्य का सर्वोच्च सम्मान बताइए। तो भारतीय साहित्य का जो सर्वोच्च सम्मान है तो दोस्तों वह है ज्ञानपीठ पुरस्कार, ठीक। और ये जो 8वीं सूची है इसमें दोस्तों अंग्रेजी शामिल नहीं है। आप याद रखना अंग्रेजी और दोस्तों आपकी उर्दू ये बिल्कुल भी शामिल नहीं है, ठीक। तो केवल और केवल याद रखना केवल 22 भाषाओं में दिया जाता है, और वो 22 भाषाएं कौन सी हैं जिनका उल्लेख संविधान की 8वीं सूची में किया गया है। और याद रखना इन 22 भाषाओं में ना तो अंग्रेजी का उल्लेख है ना उर्दू का उल्लेख है, इसलिए ज्ञानपीठ पुरस्कार ना तो अंग्रेजी में दिया जाता है ना दोस्तों उर्दू में दिया जाता है, ठीक है। और ये याद रखना कि ज्ञानपीठ जो पुरस्कार है ये भारतीय साहित्य का सर्वोच्च पुरस्कार है, ठीक। इसके बाद में अगले प्रश्न की तरफ बढ़ लेते हैं। अगले प्रश्न में क्या कहा गया है, साकेत महाकाव्य के रचयिता बताइए कौन है। तो दोस्तों यहां पर देखेंगे साकेत महाकाव्य, तो साकेत किसे लिखा है, तो सर साकेत महाकाव्य के हैं मैथिली शरणगुप्त। कौन है दोस्तों, मैथिली शरणगुप्त। अब मैथिली शरणगुप्त ने लिखा है रंग में भंग, रंग में भंग, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। इनका एक और है भारत भारती, भारत भारती। और इनका एक प्रसिद्ध रचना और है जयद्रथ वध। तो जयद्रथ वध, भारत भारती, रंग में भंग और दोस्तों साकेत ये किसकी रचना है, मैथिली शरणगुप्त की रचनाएं हैं। याद करेंगे दोस्तों यहाँ पर जयशंकर प्रसाद, तो जयशंकर प्रसाद की ये झरना है, लहर है, कामैनी है, आंसू है, ये जयशंकर प्रसाद साहब की हैं। और सुमिंद्रानंद पंत की बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको कहते हैं चिदम्बरा। क्या बोलते हैं, चिदम्बरा। तो चिदम्बरा के लेखक कौन है, तो वह सुमित्रानंदन पंत। इसके बाद आगे देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट देखिए ये क्वेश्चन है, जैते तुम तारे तैते इस नम्हे न तारे हैं, काव्य पंक्ति में दिए गए विकल्पों में से सही अलंकार का चयन कीजिए, ठीक है। तो आपको इसमें सही अलंकार का चयन करना, कौन सा अलंकार आएगा इन पंक्तियों में। इसमें अलंकार उपमा होगा, रूपक होगा, या यमक होगा, या श्लेष होगा। तो आप याद करेंगे इसमें जो होगा वो दोस्तों यमक अलंकार होगा। कौन सा अलंकार होगा, यमक। अब इसका क्या मतलब है, तो यहां समझिए, यहां गंगा के बारे में कहा है लेखक ने, गंगा के बारे में कहा है कि जैते तुम तारे तैते इस नभ न तारे हैं, कि जितना गंगा ने, जितने लोगों का गंगा ने कल्याण किया है इतने तो आकाश में तारे भी नहीं हैं, इतने तो आकाश में तारे भी नहीं हैं। तो यहाँ पर दोस्तों एक तारे का जो अर्थ है वो है कल्याण। क्या अर्थ है दोस्तों, एक तारे का अर्थ है कल्याण। और एक तारे का जो अर्थ है दोस्तों यहाँ पर बात करेंगे, एक तारे का जो अर्थ है वो है दोस्तों आपका आकाश के तारे, आकाश के तारे या गिनती। तो यहाँ पर तारे 2 बार प्रयोग में आया,
लेकिन दोनों बार उसका अर्थ अलग अलग है। तो जहां पर कोई शब्द दो या दो से अधिक बार प्रयोग में आए परंतु उसका अर्थ अलग अलग हो, वहां पर होता है दोस्तों यमक अलंकार। तो यहाँ एक तारे का अर्थ है कल्याण करना, एक तारे का अर्थ है दोस्तों गिनती। तो यहाँ गंगा के बारे में कहा है लेखक ने कि जितना गंगा ने लोगों का कल्याण किया है इतने तो आकाश में तारे भी नहीं है। तो इसलिए दोस्तों यहाँ पर जो होगा वो दोस्तों क्या होगा, यमक अलंकार होगा। और दोस्तों आज का हमारा आखिरी प्रश्न, और आखिरी प्रश्न ये है कि अखियां हरि दर्शन की भूखी, कैसे रहे रूप रस राची, ए बतिया सुनी रूखी। तो उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है? तो आप याद करेंगे दोस्तों, इसमें जो रस है वो है वियोग श्रृंगार। कौन सा है? वियोग श्रृंगार। प्यारे दोस्तों अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर जो है बिछड़ने की बात हो रही है। यहाँ गोपियाँ क्या कह रही हैं कि अखियां हरि दर्शन की भूखी, जो हमारी आंखें हैं वो श्री कृष्ण के दर्शन के लिए भूखी हैं, उत्साहित हैं, ललायित हैं। तो यहाँ वियोग हो रहा है, और जहाँ बिछड़ने का वर्णन किया जाता है, प्रेम में बिछड़ने का वर्णन किया जाता है, वहाँ होता है वियोग श्रृंगार। और जहाँ मिलने का वर्णन किया जाता है वहाँ होता है संयोग श्रृंगार। और ये दोनों के दोनों किसके भेद माने गए हैं? तो दोस्तों याद रखेंगे ये दोनों के दोनों श्रृंगार रस के भेद माने गए हैं। तो श्रृंगार रस के कितने भेद है? 2। और याद रखना श्रृंगार रस को रसराज या रसपति कहा जाता है। रसराज या क्या कहा जाता है? रसपति। रसराज या रसपति कहते हैं। तो प्यारे दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल नए प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।